हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना चैप्टर फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था ट्रेड मैकेनिज्म ऑफ बीएससी। तो आज हम इस वीडियो में हम करेंगे ट्रेड मैकेनिज्म ऑफ एनएससी, दैट इज़ योर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टार्टिंग विद द मीनिंग, एनएससी दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। कि अब एनएससी क्या है? फुली स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है, ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, जिसको हम नीट भी कहते हैं। नीट दैट इज़ नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। अब इसमें कैसी ट्रेडिंग होती है? अब ये क्या है? फुली कंप्यूटराइज ट्रेडिंग सिस्टम है जो उन इन्वेस्टर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, चाहे इन्वेस्टर किसी भी कंट्री में हो, थ्रू आउट कंट्री में एक इन्वेस्टर किसी भी जगह पर बैठकर इजीली और सेफली इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी मार्केट्स में ट्रेडिंग कर सकता है। किसके थ्रू? नीट के थ्रू, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के थ्रू वो सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है इजीली और सेफली। It is fully computerized trading system which is designed to offer investors throughout the country a safe and easy way to invest and trade. It works on the principle of order driven market। जैसे BSC काम करती है ऑर्डर ड्राइवन मार्केट में, उसी तरीके से उसी मेथड पे कौन काम करती है? NSE मार्केट काम करती है, दैट इज ऑर्डर ड्राइवन मार्केट। It has reduced the transaction cost through reducing jobbing spreads। कि इसमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है वो हमारी कम आती है। अब हम पढ़ते हैं आगे, फर्दर आपको क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं मार्केट टाइमिंग्स। ट्रेडिंग ऑन द इक्विटी सेगमेंट्स टेक प्लेस 5 days a week। कि ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं हमारे? मंडे टू फ्राइडे 5 days के लिए ट्रेडिंग की जाती है, और सैटरडे और संडे क्या होती है हमारी? ट्रेडिंग हॉलीडेज। क्या क्या टाइम होता है आपका? एक होता है आपका प्री ओपन सेशन। प्री ओपन सेशन जैसे अभी हमने बीएससी में भी किया था कि बीएससी का प्री ओपन सेशन क्या था? 9 to 9:15। वहीं पर एनएससी का जो प्री ओपन सेशन है वो है 9 to 9:14, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री ओपन सेशन। रेगुलर ट्रेडिंग सेशन तो वही होगा 9:15 to 3:30 PM। जो बीएससी का है वही एनएससी का है कि ट्रेडिंग जो की जाती है वो 9:15 to 3:30 के बीच में की जाती है। बट हाँ, मार्केट टाइमिंग में इनका एक क्लोजिंग सेशन भी होता है। कितने बजे? 3:40 to 4 PM इनका क्या होता है? क्लोजिंग सेशन। तो यह है मार्केट टाइमिंग। किस टाइम पर क्या काम होता है? एक होता है प्री ओपन सेशन, एक रेगुलर ट्रेडिंग सेशन, और तीसरा है आपका क्लोजिंग सेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एनएससी के अंदर कौन कौन सी मार्केट्स आती है और वो क्या क्या काम करती हैं। अब एनएससी में जो शेयर्स में जो ट्रेडिंग होती है वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होती है। एनएससी में जो शेयर्स में ट्रेडिंग होती है वो सारी ट्रेडिंग किस में होती है? डीमैट फॉर्म में, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मैंने आपको पहले भी बताया था डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। The shares in dematerialized form can be traded in normal market। कि जो नॉर्मल मार्केट कौन सी होती है? वो मार्केट जिसमें जो शेयर्स में ट्रेडिंग होती है वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होती है। अब जब हम एनएससी में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो शेयर्स के लॉट साइजेस के बेसिस पर होती है। लॉट साइज को लेकर हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। लॉट साइज एक आता रेगुलर लॉट साइज। नॉर्मली जो मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है वो एक रेगुलर लॉट साइज को लेकर ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। नॉर्मल टाइप्स में अब इसके अंदर डिफरेंट बुक टाइप्स होते हैं जो अगर हम फर्दर पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा कि कौन कौन सी ऑर्डर बुक्स होती हैं, मतलब किस तरीके से कौन कौन से शेयर्स किस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। तो नॉर्मल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें शेयर्स की जो ट्रेडिंग होती है वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होती है, और यहाँ पे जो शेयर्स को लिया जाता है वो एक रेगुलर लॉट साइज पर लिया जाता है। एक आता है आपका ऑड लॉट मार्केट। ऑड लॉट मार्केट में क्या होता है? इसमें जो ऑर्डर साइज होता है वो रेगुलर लॉट साइज से कम होता है। मीन जो हम शेयर्स की जो ऑर्डर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स की जो हम ऑर्डर देते हैं, इसमें जो ऑर्डर साइज होता है वो कम होता है रेगुलर लॉट साइज से। Odd lot is the one in which order size is less than regular lot size। कि इसमें जो हम नंबर ऑफ शेयर्स की जो ऑर्डर देते हैं वो कम होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल मार्केट में जो हम ऑर्डर देते हैं। इसमें जो ऑर्डर दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? रेगुलर लॉट साइज के बेसिस पर। बट ऑड लॉट में क्या करते हैं? जो हम ऑर्डर देते हैं वो रेगुलर लॉट साइज से क्या होता है? कम होता है।
अब जब हम ऑड लॉट साइज़ के जब ऑर्डर्स देते हैं तो इसमें जब हम एक इन्वेस्टर ऑर्डर्स देता है तो इसमें कोई भी स्पेशल एट्रीब्यूट्स नहीं होते। इसमें एक ट्रांजैक्शन तभी एग्जीक्यूट करती है ऑड लॉट मार्केट में जब एग्जैक्टली जो इन्वेस्टर जिस प्राइस पर जितनी क्वांटिटी पर चाहता है उसी प्राइस और क्वांटिटी पर जब उसको शेयर्स मिलते हैं तभी उनके बीच में क्या होती है, एक ट्रांजैक्शन होती है। The trade can take place only when price and quantity of buy and sell exactly matches। कि ऑर्डर मार्केट में क्या होता है कि एक इन्वेस्टर की ट्रांजैक्शन को ऑर्डर को तभी एग्जीक्यूट किया जाएगा जब उसकी प्राइस और क्वांटिटी एग्जैक्टली मैच होगी, तभी उसकी ऑर्डर को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक मार्केट आती है आपकी ऑक्शन मार्केट। ऑक्शन मार्केट कौन सी होती है? ऑक्शन मार्केट वर्क्स व्हेन ट्रेडिंग मेंबर फेल्स टू डिलीवर द शेयर्स फॉर सेटलमेंट ऑन ड्यू डेट। कि जब एक मेंबर, एक ब्रोकर डिलीवरी डेट पर, ड्यू डेट पर जब वो शेयर्स की सेटलमेंट नहीं कर पाता, उन सब सिक्योरिटीज़ की हम क्या करते हैं, ऑक्शन। तो उसको हम बोलते हैं ऑक्शन मार्केट। अब ऑक्शन किसके थ्रू होती है? थ्रू एक्सचेंजेस ऑक्शंस की जाती है। क्लियर हो गया? ऑक्शन मार्केट कौन सी होती है? इसमें वो सिक्योरिटीज़ आती हैं, वो शेयर्स आती हैं जिसकी डिलीवरी एक मेंबर, जिसकी सेटलमेंट एक मेंबर ड्यू डेट पर नहीं कर पाया, उन सब शेयर्स की सिक्योरिटीज़ की क्या की जाती है, ऑक्शन। तो उस मार्केट को हम बोलते हैं ऑक्शन मार्केट। लास्ट आती है आपके लिमिटेड फिजिकल मार्केट। ये वो मार्केट होती है जिसमें बहुत स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं और उनके पास जो शेयर्स होते हैं वो फिज़िकल फॉर्म में होते हैं। मीन्स इनमें जो क्वांटिटी होती है वो शेयर्स की वो बहुत कम होती है, उनके पास बहुत कम नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं। मीन्स मैक्सिमम उनके पास 500 शेयर्स होते हैं, उससे ज़्यादा शेयर्स नहीं होते। तो उन स्मॉल इन्वेस्टर्स की मार्केट को हम बोलते हैं लिमिटेड फिजिकल मार्केट। लिमिटेड मतलब कि उनके पास क्वांटिटी जो होती है शेयर्स की वो कम होती है, मैक्सिमम 500 होती है, और उनके पास जो शेयर्स होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, इसलिए इस मार्केट को हम बोलते हैं लिमिटेड फिजिकल मार्केट। तो ये थे आपके 4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स इन NSE। वन इज योर नॉर्मल मार्केट जिसमें रेगुलर लॉट साइज को लेकर ट्रेडिंग होती है। एक है आपका ऑड लॉट मार्केट जिसमें रेगुलर लॉट साइज से कम ऑर्डर्स की मार्केट होती है, ट्रेडिंग होती है। तीसरा आता है आपका ऑक्शन मार्केट और लास्ट आता है आपका लिमिटेड फिजिकल मार्केट। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर बुक्स। इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स देते हैं। तो सबसे पहले उन ऑर्डर्स को क्या किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है उन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली, ताकि हम एक पोटेंशियल मैच कर सकें। तो हर एक ऑर्डर को क्या किया जाता है, डिफरेंट बुक्स में स्टोर किया जाता है, उनको हम बोलते हैं ऑर्डर बुक्स। दोबारा बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपने ऑर्डर्स देते हैं। अब हर एक सारे सेम ऑर्डर्स तो नहीं देते, डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स देते हैं। तो हर एक ऑर्डर को क्या किया जाता है, पहले डिफरेंट कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया जाता है, मतलब डिफरेंट बुक्स में हम उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑर्डर बुक्स। उनको और वो ऑर्डर्स जिनका कोई सूटेबल मैच नहीं मिलता या जिनकी पोटेंशियल मैचिंग नहीं होती, उनको एक डिफरेंट बुक में, एक स्पेशल बुक में क्या करते हैं, हम प्राइस टाइम प्रायोरिटी के बेसिस पे उनको हम डिफरेंट बुक में क्या करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं, जब तक उनका एक पोटेंशियल मैच नहीं मिलता। तो हम पढ़ते हैं कौन कौन सी बुक्स होती हैं। फर्स्ट है आपका रेगुलर लॉट बुक। रेगुलर लॉट ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जिसमें कोई भी स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं होता। मीन्स जिसमें एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर नॉर्मल सिर्फ अपने ऑर्डर्स देता है कि मुझे सिक्योरिटीज़ परचेज करनी है, इतनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़। मीन्स उसने कुछ ऐसे स्पेशली मेंशन नहीं करा कि मुझे इस पर्टिकुलर प्राइस पर ही चाहिए, इतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी ही चाहिए, या सिर्फ मुझे यही सिक्योरिटीज़ को क्या करना है, परचेज़ करना है। ये क्या होते हैं, सिर्फ रेगुलरली उसने सिर्फ ऑर्डर दिया, वो सिर्फ नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाहता है, उसने कोई भी अलग से कोई भी एट्रीब्यूट को मेंशन नहीं किया। जिनकी जो ट्रेडिंग होती है वो एक नॉर्मल मार्केट में भी होती है, मैंने अभी आपको बताया था लास्ट टॉपिक में। तो वो बुक्स होती हैं आपकी रेगुलर लॉट बुक्स, जिसमें रेगुलरली नॉर्मल ऑर्डर्स दिए जाते हैं ट्रेडर्स के थ्रू। दूसरा आता है आपका स्पेशल टर्म बुक। अब स्पेशल टर्म बुक्स में, अब इसका ऑपोजिट हो गया, ये इनमें वो होते हैं जिसमें कोई स्पेशल एट्रीब्यूट मेंशन किया जाता है, जिसमें स्पेशली एक ट्रेडर कहता है, कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स मेंशन करता है, उसको हम बोलते हैं स्पेशल टर्म बुक।
एक आती है आपकी स्टॉप लॉस बुक। स्टॉप लॉस में क्या करता है एक ट्रेडर, एक ट्रिगर प्राइस मेंशन करता है। स्टॉप लॉस बुक में इन्वेस्टर ट्रिगर प्राइस मेंशन करता है। ट्रिगर प्राइस मतलब वो प्राइस जो एक ट्रेडर ने मेंशन किया है कि मैं इन सिक्योरिटीज़ को इस पर्टिकुलर प्राइस पर परचेज करना चाहता हूँ। तो ऐसे ऑर्डर्स को कौन सी बुक में स्टोर किया जाता है? स्टॉप लॉस बुक में तब तक स्टोर करते हैं जब तक उस इन्वेस्टर को उन सिक्योरिटीज़ का जो प्राइस है ट्रिगर प्राइस तक नहीं पहुंच जाता, जिस प्राइस पर वो परचेज करना चाहता है, तब तक उन बुक्स को स्टॉप लॉस बुक में स्टोर कर दिया करते हैं। और जब उन सिक्योरिटीज़ का प्राइस ट्रिगर प्राइस तक पहुंच जाएगा तो उन स्टॉप लॉस बुक में से उन ऑर्डर्स को किस में भेज देंगे हम? रेगुलर लॉट बुक में से। दोबारा एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज़ मैंने किसी कंपनी का शेयर लेना है, तो अभी वो शेयर 1000 पर है। तो एक ट्रेडर ने ये बोला कि जब इसका प्राइस 1500 हो जाएगा तब मैं अपने ऑर्डर्स को क्या करूँगा? एग्जीक्यूट करूँगा। तो उसने क्या किया? एक ट्रिगर प्राइस सेट कर दिया। तो जब तक शेयर का प्राइस 1000 है तब तक वो किस में रहता है? वो ऑर्डर किस में रहेगा? स्टॉप लॉस बुक में। जैसे ही शेयर्स का प्राइस 1500 हो जाएगा, वो स्टॉप लॉस बुक में से उस ऑर्डर को निकाल कर किस में डाल देंगे? रेगुलर लॉट बुक में। उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस बुक। एक आता है आपका ऑड लॉट बुक। ऑड लॉट में क्या होता है? इसमें जो आपके ऑर्डर्स होते हैं, जब तक मैंने आपको बताया था कि ऑड लॉट बुक में वो ऑर्डर्स होते हैं जो रेगुलर लॉट ऑर्डर्स से कम होते हैं। जो रेगुलर ऑर्डर्स से कम ऑर्डर्स होते हैं वो सारे ऑर्डर्स किस में आते हैं? ऑड लॉट बुक में। तो इस बुक में तब तक वो ऑर्डर्स पड़े रहते हैं जब तक उन ऑर्डर्स का एक पोटेंशियल मैच नहीं मिलता। लास्ट आता है आपका ऑक्शन बुक। इसमें अब ये बुक कौन मैनेज करता है? एक्सचेंज। दिस बुक इज़ मेड बाय फॉर ऑल ऑक्शंस हेल्ड बाय एक्सचेंज। अब मैंने बताया कि ऑक्शन में कौन से ऑर्डर्स आते हैं? वो ऑर्डर्स जिनकी सेटलमेंट मेंबर्स ने, ब्रोकर्स ने ड्यू डेट पर जिनकी सेटलमेंट नहीं की है, वो सारे ऑर्डर्स किसके अंडर आ जाते हैं? ऑक्शन में। ऑक्शन बुक के अंदर वो सारे क्या होते हैं? ऑर्डर्स होते हैं। अब ये ऑक्शन बुक को कब इनिशिएट किया जाता है? एट द एंड ऑफ सॉलिसिटर पीरियड। एक ट्रेडिंग टाइम पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद, जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सॉलिसिटर टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद हम ऑक्शन बुक को क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं। उन शेयर्स की, उन सिक्योरिटीज़ की ऑक्शन की जाती है। किस बुक के थ्रू? ऑक्शन बुक के थ्रू। तो वो शेयर्स जिनकी सेटलमेंट ड्यू डेट पर नहीं हुई है, जिन ऑर्डर्स की सेटलमेंट ड्यू डेट पर नहीं हुई है, वो सारे ऑर्डर्स किस में जाते हैं? ऑक्शन बुक में। तो ये थे आपके 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स मेंटेन्ड बाय मेंबर्स ऑफ NSE। नेक्स्ट आते हैं आपके ऑर्डर कंडीशंस। अब जब भी एक मेंबर, एक इन्वेस्टर जब ऑर्डर देता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी कंडीशंस को ध्यान में रखकर ऑर्डर्स देता है। अब कौन कौन सी कंडीशंस होते हैं जिसको ध्यान में रखकर एक इन्वेस्टर अपने ऑर्डर्स देता है? एक होता है आपका टाइम कंडीशन, एक होता है प्राइस कंडीशन। टाइम कंडीशंस में भी आपके फर्दर 2 टाइप ऑफ कंडीशंस आती है, आपकी डे कंडीशंस और एक आती है आपकी IOC। डे ऑर्डर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट हम करते हैं डे कंडीशन, डे टाइम कंडीशन। डे मीन्स द डे ऑर्डर इज़ दैट ऑर्डर विच इज़ वैलिड फॉर अ डे। कि सपोज करो कि आज मैंने अगर ऑर्डर्स दिए हैं, सपोज करो आज मंडे है, तो अगर मैंने मंडे को ऑर्डर दिए हैं, तो जो ऑर्डर्स मैंने दिए हैं तो आज के ही दिन, एक पर्टिकुलर डे में ही अगर मेरा पोटेंशियल मैच हो जाता है तो मेरे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अदरवाइज़ उन ऑर्डर्स को क्या कर दिया जाता है? एक एंड ऑफ द डे के एंड में, दिन ख़त्म होने पर उन ऑर्डर्स को क्या कर दिया जाता है? कैंसिल कर दिया जाता है। तो उन ऑर्डर्स को हम बोलते हैं डे टाइम कंडीशंस ऑर्डर, जो वैलिड होती हैं एक पर्टिकुलर डे के लिए। अगर उसके ऑर्डर्स को पोटेंशियल मैच मिल गया तो उस पर्टिकुलर डे पर ही उनको एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। अदरवाइज उन ऑर्डर्स को क्या कर दिया जाता है? कैंसिल। एक आता है आपका IOC। IOC स्टैंड्स फॉर इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर्स। ये वो ऑर्डर्स होते हैं, सपोज करो मैंने अभी ऑर्डर्स दिए, तो जैसे ही ऑर्डर्स मार्केट में
पहुँचे, स्क्रीन पे दिखे, अगर मुझे साथों साथ ही मेरा पोटेंशियल मैच मिल गया तो मैं अपने ऑर्डर्स को क्या कर लूँगी, एग्जीक्यूट कर लूँगी, नहीं तो मैं क्या कर दूँगी, उनको कैंसिल। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ऑर्डर्स कैंसिल। तो उनको हम बोलते हैं इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर्स। जिस टाइम पर एक इन्वेस्टर ने ऑर्डर्स दिए हैं, अपना ऑर्डर प्लेस किया है, तो इमीडिएट मतलब अगर साथों साथ उसको एक मैच मिल जाता है, उसके ऑर्डर्स किसी के साथ मैच हो जाते हैं, तो उन ऑर्डर्स को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अदरवाइज़ वो ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो ये थे आपके टाइम कंडीशंस के बेसिस पर डे के लिए, वो ऑर्डर्स जो एक पर्टिकुलर डे के लिए ही वैलिड होते हैं। दूसरा हमने करा IOC, दैट इज़ योर इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर्स, जिनकी जो कैंसिलेशन है वो साथों साथ हो जाती है अगर एक पोटेंशियल मैचिंग नहीं मिलती। दूसरी कंडीशंस आती है आपको प्राइस को लेकर। प्राइस को लेकर हमें 3 तरह की कंडीशंस होती है। एक होते हैं आपके लिमिट प्राइस ऑर्डर, दूसरा आता है आपका मार्केट प्राइस ऑर्डर, एक आता है आपका स्टॉप प्राइस ऑर्डर। लिमिट प्राइस ऑर्डर आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, आपने BSc में भी किया था, कि जिसमें एक इन्वेस्टर जब एक स्पेसिफिक प्राइस मेंशन कर देता है तो उसको हम बोलते हैं लिमिट प्राइस ऑर्डर। These are the orders in which specified price for buy or sell can be entered in the system। जब एक इन्वेस्टर ने ये बोला कि मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पर ही सिक्योरिटीज़ को परचेज या सेल करना चाहता हूँ, तो वो होती हैं आपकी लिमिट प्राइस ऑर्डर्स। दूसरा आता है आपका मार्केट प्राइस ऑर्डर्स। इसमें कौन से प्राइस आते हैं आपके, बेस्ट प्राइजेस, बेस्ट अवेलेबल प्राइजेस। कि मैंने बताया था कि बेस्ट अवेलेबल प्राइसेस कौन से होते हैं, कि बायर के केस में अगर आप सिक्योरिटीज़ को परचेज करना चाहते हो तो जो हाईएस्ट प्राइस होता है वो होता है आपका बेस्ट प्राइस, और सेलिंग के केस में जो लोएस्ट प्राइस होता है वो होता है आपका बेस्ट प्राइस। तो मार्केट प्राइस ऑर्डर्स कौन से होते हैं, जिसमें एक ऑर्डर्स को बेस्ट अवेलेबल प्राइसेस पर एग्जीक्यूट किया जाता है। एक आता है थर्ड आपका स्टॉप लॉस प्राइस ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस प्राइस ऑर्डर्स कौन से होते हैं, जिसमें एक इन्वेस्टर थ्रेश होल्ड प्राइस सेट करता है। थ्रेश होल्ड अभी मैंने आपको बताया था, थ्रेश होल्ड प्राइस सेट कर देता है, मीन्स एक वो बाउंड्री सेट कर देता है कि इतनी लिमिट तक या इस लिमिट को जब मेरा एक प्राइस क्रॉस करेगा, एक्सीड करेगा, तभी उसके ऑर्डर्स को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। It is a threshold price and the orders is activated only when the market of the security reaches or exceeds that threshold price। Means investor ने क्या किया, एक बाउंड्री, एक लिमिट सेट कर दी कि उसकी ऑर्डर्स को तभी एग्जीक्यूट किया जाएगा जब सिक्योरिटीज़ का प्राइस या तो इस थ्रेशहोल्ड प्राइस तक पहुंच जाए, इस लिमिट तक पहुंच जाए, या इस लिमिट को जब वो एक्सीड कर जाएगा तभी उसके ऑर्डर्स को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट। तो ये थे आपके ऑर्डर कंडीशंस कि टाइम और प्राइस के बेसिस पर क्या क्या कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं ऑर्डर मैचिंग रूल्स। In order matching rules, the best buy and best sell orders are matched together on time and price basis। कि कितने टाइम के लिए किस प्राइस पर आपने ऑर्डर्स प्लेस करे हैं, जब तक वो मैच नहीं होते तब तक उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। एंड ऑर्डर मैच पार्शली एज द क्वान्टिटी ऑफ बाय एंड सेल में बी डिफरेंट। कई बार जो ऑर्डर्स होते हैं उनको पार्शली भी हम कई बार मैच कर सकते हैं कि उनकी क्वांटिटी मैच हो जाती है बट प्राइस डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, तो उनको पार्शली भी कई बार मैच कर लिया जाता है। देयरफॉर एन ऑर्डर मे बी मैच इन मल्टीपल ऑर्डर्स। द बेस्ट बाय ऑर्डर इज द बेस्ट बाय ऑर्डर कौन सा होता है, जिस ऑर्डर को हाईएस्ट प्राइस पर एग्जीक्यूट किया जाता है। बेस्ट बाय ऑर्डर मीन्स बायर के लिए कौन सा बेस्ट प्राइस ऑर्डर होता है, जिसको उनको जो बेस्ट प्राइस दिया जाता है वो हाईएस्ट प्राइस दिया जाता है, और बेस्ट सेल ऑर्डर वो प्राइस होता है जिसको लोएस्ट प्राइस पर उन ऑर्डर्स को सेल किया जाता है। द बेस्ट बाय ऑर्डर इज द ऑर्डर with highest price and the best sale order is the order with lowest price। All the orders entered by members will be displayed in the system till the fully quantity is matched and cancelled by the members। कि वो सारे ऑर्डर्स तब तक स्क्रीन पर डिस्प्ले होते रहेंगे जब तक उनका एक पोटेंशियल मैच नहीं मिलता, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर मैचिंग रूल्स। नेक्स्ट हम करते हैं इंटरनेट ट्रेडिंग।
NSE issued circular for internet trading in May 2000 in line with SEBI directives. SEBI गाइडलाइंस को फॉलो करके NSE ने सबसे पहले इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया था. कब स्टार्ट किया था? इन मई 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था. Thus, it became the first exchange to grant approval to its members for providing internet-based trading services. तो ये पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज था जिसको अप्रूवल दी गई, सेबी ने जिसको अप्रूव किया कि उसके मेंबर्स ब्रोकर्स इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. मीन्स इंटरनेट के थ्रू वो ट्रेडिंग सर्विसेज अपने इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं. ये सबसे पहले किसको ग्रांट मिली थी? NSE को ग्रांट मिली थी. किससे? सेबी से. मेंबर्स कैन प्रोक्योर द इंटरनेट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर. इंटरनेट ट्रेडिंग करने के लिए उनको अपने कंप्यूटर्स में कौन सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा? इंटरनेट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर. और ये किसके थ्रू मिलेगा? सॉफ्टवेयर वेंडर्स के थ्रू, जो NSE के अंडर कुछ एक सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं जो इनके अंडर रजिस्टर्ड हैं. ये सॉफ्टवेयर वेंडर्स ने क्या करते हैं? इन मेंबर्स के कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में इंटरनेट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, डाउनलोड करते हैं. अगर सपोज करो इन सॉफ्टवेयर वेंडर से इन्होंने इंटरनेट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर नहीं लेना तो वो दूसरे वेंडर से भी इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करवा सकते हैं. द मेंबर मे ऑल्सो गेट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय देयर ओन इन हाउस डेवलपमेंट टीम, कि उनकी जो खुद की टीम होती है उसके थ्रू भी वो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करा सकते हैं. दोबारा बतानी हूँ, ब्रोकर्स को, मेंबर्स को अगर वो इंटरनेट के थ्रू वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो ट्रेडिंग कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं? इंटरनेट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू. तो उनको अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में इंटरनेट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा. और वो किसके थ्रू डाउनलोड करवाएंगे? सॉफ्टवेयर वेंडर्स के थ्रू. या तो वो सॉफ्टवेयर वेंडर्स NSE के हो सकते हैं या NSE की आउटसाइड जो बाहर के जो दूसरे सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते हैं उनके थ्रू भी वो डाउनलोड करवा सकते हैं. या फिर वो चाहें उस सॉफ्टवेयर को अपनी खुद की जो उनकी इन हाउस डेवलपमेंट टीम होती है उसकी हेल्प से भी उस सॉफ्टवेयर को वो डाउनलोड करवा सकते हैं. मेंबर्स कैन ऑल्सो अवेल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्पैनल्ड एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग सर्विसेज. कि मेंबर्स कैन, अब एप्लीकेशन सर्विस जितने प्रोवाइडर्स जो भी वो सर्विसेज दे रहे हैं, एक मेंबर्स को, जो NSE के मेंबर्स हैं उनके पास ये राइट है, वो सारी सर्विसेज को वो अवेल कर सकते हैं. इंटरनेट के थ्रू जो उन्होंने ट्रेडिंग करनी है, उन ट्रेडिंग के लिए जो सर्विसेज उनको चाहिए होती हैं, तो वो सारी सर्विसेज को अवेल करने का उनके पास क्या है? राइट है. तो ये है आपकी इंटरनेट ट्रेडिंग. नेक्स्ट हम करते हैं वेब ट्रेडिंग एट NSE. अब NSE ने अपने मेंबर्स को परमिशन दी है कि वो वेब ट्रेडिंग सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं. मीन्स अगर वो इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वो वेब ट्रेडिंग सर्विसेज भी वो दे सकते हैं मेंबर्स. इसकी परमिशन किसने दी है? NSE ने दी है. किसको दी है? उनके मेंबर्स को. वेब टेक्नोलॉजी हैज़ हार्नेस्ड जॉइंटली बाय, वेब टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? NSE ने बनाई. किसके साथ? ITN, भारती टेलीसॉफ्ट कंपनीज़ के साथ मिलकर उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है. अब इस टेक्नोलॉजी को क्यों बनाया गया? ताकि हम एक लाइव स्टॉक ट्रेडिंग कर सकें. वेब ट्रेडिंग मीन्स कि अब इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? लाइव स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं. मीन्स ये ट्रेडिंग सिस्टम, वेब ट्रेडिंग सिस्टम क्यों बनाया गया? ताकि लोगों के लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाए इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग करना. दैट इज़ योर वेब ट्रेडिंग एट NSE. नेक्स्ट आपका आता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट. अब जब हम NSE के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी सेटलमेंट किस तरीके से होती है, इसको हम डिफरेंट हेड्स के थ्रू पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे सेटलमेंट प्रोसीजर, कि एक ऑर्डर्स की सेटलमेंट किस तरीके से होती है. सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग रिकॉर्डिंग. सबसे पहले जो हमारे ऑर्डर्स आते हैं, जो ट्रेड्स के ऑर्डर्स आते हैं, उन सारे ऑर्डर्स को क्या किया जाता है? सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है. उन ऑर्डर्स की सारे डिटेल्स को हम चेक करके ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू उन ट्रेड्स की क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है. दीज डिटेल्स आर ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज. सबसे पहले क्या करेंगे? हम ऑर्डर देंगे, उस ऑर्डर की सारे डिटेल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम में क्या किया जाएगा? उनको स्टोर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा. दूसरा, उसके बाद सबसे पहले क्या किया हमने? रिकॉर्ड किया. उसके बाद रिकॉर्ड के बाद उन ट्रेड्स की क्या की जाएगी? कंफर्मेशन. सेकेंड आता है आपका पॉइंट ट्रेड कंफर्मेशन, सिलेक्शन, सेटलमेंट प्रोसीजर्स के पॉइंट हैं ये. फर्स्ट सबसे पहले ट्रेड रिकॉर्डिंग, फिर है ट्रेड कंफर्मेशन. उसके बाद
जो पार्टीज ट्रेड करना चाहती है उसने जो ऑर्डर दिया है, कौन सी सिक्योरिटीज़ का ऑर्डर दिया है, क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है, किस प्राइस पर, सेटलमेंट डेट क्या है, उन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा। और इसको मैनुअली कंफर्म नहीं करना पड़ता। अगर हम इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसकी जो कंफर्मेशन होती है वो डायरेक्टली हो जाती है पार्टीज़ को। The electronic system automatically generates confirmation by direct participants. नेक्स्ट आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो सेटलमेंट होती है वो डायरेक्टली दो पार्टीज़ के बीच में नहीं होती है। जब हम इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें डिपॉजिटरीज होते हैं, अभी क्लियरिंग बैंक्स होते हैं, मीन्स ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया, फिर उन ट्रेड्स की क्या हुई, कंफर्मेशन हुई। तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। उसके बाद हम ऑब्लिगेशन देखते हैं कि किस पर्सन ने कौन सी सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है, किस पार्टी ने सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है और किस पार्टी ने फंड्स को ट्रांसफ़र करना है। उनकी ऑब्लिगेशंस को चेक किया जाता है ताकि हम उनकी ड्यू डेट पर सेटलमेंट कर सकें। तो फर्स्ट आ गया, रिकॉर्ड किया, फिर ट्रेड की कंफर्मेशन हुई। थर्ड हमने क्या चेक की, ऑब्लिगेशंस। जब उनका ऑर्डर मैच हो गया तो उनकी कंफर्मेशन होगी, कंफर्मेशन चलेगी। ठीक है, तीसरे उसके बाद हमने ये चेक किया कि किस पार्टी ने सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है और किस पार्टी ने फंड्स को ट्रांसफ़र करना है। दैट इज़ योर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशंस। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि सेटलमेंट डे पर, ड्यू डेट पर उनकी ऑर्डर्स की, उनकी ट्रेड्स की क्या हो सके, सेटलमेंट हो सके। फोर्थ पॉइंट आता है आपका पे इन फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। अब ऑब्लिगेशंस पता लगी किसने क्या ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी फंड्स और सिक्योरिटीज़ को लेकर आते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं किसके थ्रू, NSCCL के थ्रू। उनके बीच में क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। NSCCL इज़ योर नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो एक इन्वेस्टर, एक सेलर है, उसने क्या करना, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना है, तो पहले वो अपनी सिक्योरिटीज़ को किसको देगा, डिपॉजिटरीज़ को देगा। उसने अपनी सिक्योरिटीज़ किसको ट्रांसफ़र करी, डिपॉजिटरीज़ को ट्रांसफ़र करी। फिर डिपॉजिटरीज़ फर्दर किसको वो सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र करती हैं, NSCCL को। द डिपॉजिटरीज़ मूव द सिक्योरिटीज़ अवेलेबल इन द अकाउंट ऑफ मेंबर्स टू द अकाउंट ऑफ NSCCL। सबसे पहले सेलर या मेंबर किसको ट्रांसफ़र करेगा, सिक्योरिटीज़, डिपॉजिटरीज़ को। फिर डिपॉजिटरीज़ फर्दर वो सिक्योरिटीज़ किसको ट्रांसफ़र करेंगे, NSCCL को। ये तो ऑब्लिगेशंस होगी सेलर के केस में। अब आ गया कि जिसने फंड्स को ट्रांसफ़र करना है, मीन्स बायर, अगर वो सिक्योरिटीज़ को परचेज कर रहा है मतलब उसको पेमेंट्स करनी है, तो सबसे पहले वो बायर पेमेंट किसको करेगा, क्लियरिंग बैंक्स को। फिर क्लियरिंग बैंक्स आगे फर्दर वो पेमेंट्स किसको करेंगी, NSCCL को वो क्या की जाएंगी, पेमेंट्स की जाएंगी। The members with the funds obligations make available require funds in sends electronic instructions to the clearing banks to debit members account। कि बायर जो होगा वो क्या कहेगा, क्लियरिंग बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप मेरे अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और उतने ही अकाउंट से NSCCL के अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर अदर आगे ये NSCCL फर्दर आगे पेमेंट वो किसको ट्रांसफ़र कर देती है, सेलर को। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या होती है, ट्रेडिंग होती है फंड्स और सिक्योरिटीज़ को लेकर। दैट इज योर पे इन फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। उसके बाद अब हमने क्या किया, पहले ट्रेड्स को रिकॉर्ड किया, फिर उसकी कंफर्मेशन हुई, फिर हमने ऑब्लिगेशन सेट की, फिर हमने क्या किया, फंड्स एंड सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र किया पे इन डे वाले दिन। उसके बाद आता है पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। अब सारी पेमेंट्स हो गई, सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई, उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि शॉर्टेजेस कितनी हैं, ऐसे कौन सी ट्रेड्स हैं जिनकी सेटलमेंट डे वाले दिन नहीं हुई हैं, उनको फाइंड आउट किया जाता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पे इन डे वाले दिन, अब दो तरह के डेज होते हैं हमारे, एक होता है आपका पे इन डे, एक होता है आपका पे आउट डे। पे इन डे कौन सा होता है, जिस दिन मेंबर्स
जिन्होंने ट्रेडिंग करी है, जिन दो मेंबर्स के बीच में जो ट्रेडिंग हुई है, वो जब अपने फंड्स और सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करते हैं, वो करते हैं पे इन डे वाले दिन। पे आउट डे कौन सा होता है? जिस दिन स्टॉक एक्सचेंजेस आगे फर्दर मेंबर्स का जब वो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करते हैं, जब स्टॉक एक्सचेंज आगे फर्दर फंड्स और सिक्योरिटीज को जब वो ट्रांसफर करती है, उस डे को हम बोलते हैं पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज। अब सेटलमेंट होगी ट्रेड की, सब कुछ ट्रांसफ़र हो गया, फंड्स ट्रांसफ़र हो गए मेंबर्स के थ्रू, फंड्स ट्रांसफ़र हो गए एक्सचेंज के थ्रू। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट। अ साउंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज इंटीग्रल टू एन एफिशिएंट सेटलमेंट सिस्टम। एक एफिशिएंट सेटलमेंट सिस्टम के लिए रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। द NSCCLL इंश्योर्स दैट ट्रेडिंग मेंबर्स ऑब्लिगेशंस आर कमेंस्ट्रेटेड विद देयर नेटवर्थ, कि उन्हें जो भी ट्रेडिंग करी है मेंबर्स के बीच में जो भी ऑब्लिगेशंस पूरी हुई हैं, वो उसकी वजह से उनकी नेटवर्थ के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। मीन्स वो अपने रिस्क को क्या करती है? मैनेज करके चलती है। दैट इज़ सेटलमेंट प्रोसीजर। दूसरा हम करते हैं सेटलमेंट एजेंसीज की। कौन कौन सी एजेंसीज के थ्रू ऐसे कौन कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं सेटलमेंट में, ट्रेडिंग सेटलमेंट में। देखो इस स्टार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा सेटलमेंट प्रोसीजर में। सबसे पहले हमने क्या करी? सबसे पहले हमने ट्रेडिंग रिकॉर्डिंग करी, फिर ट्रेड की कंफर्मेशन करी, फिर हमने ऑब्लिगेशन सेट करी, फिर हमने पे इन फंड्स किया सिक्योरिटीज़ का, फिर पे आउट फंड्स करा सिक्योरिटीज़ का, फिर हमने रिस्क की क्या करी? मैनेजमेंट करी। अब दूसरा हम करेंगे सेटलमेंट एजेंसीज। कैसे कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं ट्रेडिंग सेटलमेंट में। सबसे पहले आपकी एजेंसी आती है NSCCL, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये किसके अंडर काम करती है? इसको कब सेटअप किया गया? इन अगस्त 1995 में इसको सेटअप किया गया, NSCCL को सेटअप किया गया। और ये किसकी सब्सिडरी है? NSC की क्या है? सब्सिडरी है। इनका मेन काम क्या होता है? जितनी भी ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी ट्रेड एक्टिविटीज़ किसके थ्रू एग्जीक्यूट होती है? NSCCL के थ्रू वो सारी एक्टिविटीज़ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ सारी एग्जीक्यूट होती है। ट्रेडिंग करना, ऑब्लिगेशंस चेक करना, मेंबर्स की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, पेइंग फंड्स एंड सिक्योरिटीज़ को अरेंज करना, पे आउट फंड्स को एग्जीक्यूट करना, ये सारा काम किसका होता है? NSCCL का होता है। दूसरी एजेंसी आती है आपकी क्लियरिंग मेंबर्स। इन क्लियरिंग मेंबर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि NSCCL ने जो उनकी ऑब्लिगेशन सेट करी हैं कि क्लियरिंग मेंबर्स को ये काम करना है, तो क्लियरिंग मेंबर्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना। They are responsible for settling their obligations as determined by NSCCL। वो ये ध्यान में रखते हैं कि क्लियरिंग बैंक्स और डिपॉजिटरीज के अकाउंट में प्रॉपर फंड्स आ जाएं। They have to make available funds or securities in the designated accounts with the clearing banks or depositories। पे इन डे वाले दिन ही क्लियरिंग मेंबर्स ये ध्यान में रखते हैं कि जो फंड्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं वो एक प्रॉपर अकाउंट्स में पहुंच जाए, ताकि सेटलमेंट डे वाले दिन हम एक ट्रेड को, एक अपने ऑर्डर्स को ईजिली हम उनकी सेटलमेंट कर सकें। नेक्स्ट आता है आपका कस्टोडियन। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे कस्टोडियंस। कस्टोडियंस कौन होते हैं? वो हमारे क्लियरिंग मेंबर्स की तरह काम करते हैं, बट वो एक्चुअल में ट्रेडिंग मेंबर्स नहीं होते। कस्टोडियन एक क्लियरिंग मेंबर्स की तरह काम करते हैं, बट वो एक्चुअल में ट्रेडिंग मेंबर्स नहीं होते। कस्टोडियन सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स की सेटलमेंट करते हैं जो उनको असाइन की गई हैं। वो ट्रेड्स जिनकी सेटलमेंट कस्टोडियन को करने के लिए कहा है, कस्टोडियन सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स की क्या करते हैं? सेटलमेंट करते हैं। ट्रेड की सेटलमेंट करने से पहले वो कंफर्म करते हैं, वो बताते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ट्रेड की क्या करने जा रहे हैं? सेटलमेंट करने जा रहे हैं। अगर NSCCL अगर उनकी ट्रेड को कंफर्म कर देती है, फॉर एक्चुअल में वो कस्टोडियन उन ट्रेड्स की क्या करते हैं? पूरी सेटलमेंट डे वाले दिन उन ट्रेड्स ऑर्डर्स की क्या की जाती है? सेटलमेंट की जाती है। तो उनको हम बोलते हैं कस्टोडियन। नेक्स्ट आता है आपका क्लियरिंग बैंक। अब हर एक क्लियरिंग बैंक को क्या करना पड़ता है? एक क्लियरिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है अपने रिस्पेक्टिव क्लियरिंग बैंक्स के पास। हर एक क्लियरिंग मेंबर को एक क्लियरिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा क्लियरिंग बैंक्स के पास, जिसके थ्रू वो फंड्स की पे इन डे वाले दिन उन फंड्स और सिक्योरिटीज़ की क्या करते हैं? वो ट्रांसफ़र करते हैं।
द क्लियरिंग मेंबर्स मेक फंड्स अवेलेबल इन द क्लियरिंग अकाउंट फॉर द पे इन एंड रिसीव फंड्स इन केस ऑफ पे आउट डे, ताकि वो ट्रेड्स की पे इन और पे आउट डे वाले दिन उस ट्रेड की क्या कर सके, वो सेटलमेंट कर सके। दैट इज़ योर क्लियरिंग बैंक्स। एक आता है आपका डिपॉजिटरीज। अब डिपॉजिटरीज का मेन काम क्या होता है, उन सिक्योरिटीज़ की सेटलमेंट करना जो डीमटेरियलाइज फॉर्म में होती है। डिपॉजिटरीज हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज़। अब हर एक कस्टोडियन को और क्लियरिंग मेंबर को एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है डिपॉजिटरीज के पास। उस अकाउंट को हम बोलते हैं क्लियरिंग पूल अकाउंट। हर एक कस्टोडियन को और क्लियरिंग मेंबर को एक क्लियरिंग पूल अकाउंट ओपन करना पड़ता है डिपॉजिटरीज के पास, जिसके थ्रू अब डिपॉजिटरीज के थ्रू हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ की जो ट्रांसफ़र होती है वो किसके थ्रू होती है, डिपॉजिटरीज की, और फंड्स की ट्रांसफ़र किसके थ्रू होती है, क्लियरिंग बैंक्स के थ्रू। अब डिपॉजिटरीज का मेन काम क्या होता है कि उस अकाउंट में सेटलमेंट डे वाले दिन रिक्वायर्ड सिक्योरिटीज़ हों, ताकि सेटलमेंट डे वाले दिन, ताकि हम उस ट्रेड ऑर्डर्स की उस दिन सेटलमेंट डे वाले दिन क्या कर सके, सेटलमेंट कर सके। The depository runs an electronic file to transfer the securities from account of custodian or clearing member to that of NSCCL। सबसे पहले सिक्योरिटीज़ को किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, कस्टोडियन और क्लियरिंग मेंबर्स के अकाउंट में। फिर क्लियरिंग मेंबर्स से किसके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होती है सिक्योरिटीज़, NSCCL के अकाउंट में उन सिक्योरिटीज़ की क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ताकि जो डिपॉजिटरीज हैं, द डिपॉजिटरीज ट्रांसफ़र द सिक्योरिटीज़ ऑन द पे आउट डे फ्रॉम द अकाउंट ऑफ NSCCL टू दोज मेंबर्स और कस्टोडियंस एज पर द शेड्यूल्स। कि उन सिक्योरिटीज़ की ट्रांसफ़र क्यों की जाती है, ताकि हम पे आउट डे वाले दिन उन सिक्योरिटीज़ की क्या कर सकें, हम सेटलमेंट कर सकें। मीन्स जिस मेंबर को हमने वो सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है, पे आउट डे वाले दिन एक्सचेंज उन सिक्योरिटीज़ को मेंबर अकाउंट में क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर सके। तो ये था आपका डिपॉजिटरीज। इसमें क्या होता है, हर एक कस्टोडियन और क्लियरिंग मेंबर को अकाउंट ओपन करना पड़ता है, दैट इज़ योर क्लियरिंग पूल अकाउंट, ताकि वो सिक्योरिटीज़ की ट्रांसफ़र करके सेटलमेंट डे वाले दिन, पे आउट डे वाले दिन उन सिक्योरिटीज़ की क्या हो सके, सेटलमेंट हो सके। एक आता है आपका प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स कौन होते हैं। अब NSCCL ने एक स्पेशल कैटेगरी मेंबर्स के लिए, कुछ एक मेंबर्स है जिनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाई है, दैट इज़ योर प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स, जिनको हम PCM भी कहते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, कुछ ऐसे क्लाइंट्स की, जैसे आपके इंडिविजुअल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस की, उनकी ट्रेड्स की सेटलमेंट किसके थ्रू होती है, PCM के थ्रू होती है। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स के थ्रू इनकी क्या होती है, सेटलमेंट होती है। एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ मेंबर्स होते हैं, कुछ एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसे बड़े बड़े इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनकी ट्रेडिंग की जो सेटलमेंट होती है वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स PCM के थ्रू उनकी क्या होती है, सेटलमेंट होती है। तो ये थे आपकी सेटलमेंट एजेंसीज, NSCCL, क्लियरिंग मेंबर्स, कस्टोडियंस, क्लियरिंग बैंक्स, डिपॉजिटरीज एंड प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स। नेक्स्ट हम करते हैं, लास्ट टॉपिक आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स। अब NSC ने रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स क्यों बनाया है, क्योंकि कुछ एक ट्रांजैक्शंस जब हम करते हैं, जो मेंबर्स करते हैं, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। उस रिस्क को मैनेज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। फर्स्ट है आपका कैपिटल एडिक्वेसी। अब हर एक NSC को एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो हर एक मेंबर को पूरी करनी ही करनी है। उससे ज़्यादा इन एडिशन मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से एक्सेस में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, जो हर एक NSC को स्टॉक एक्सचेंज को अपने पास मेंटेन करके रखनी है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी। The capital adequacy requirements stipulated by NSC are substantially in excess of minimum statutory requirement। मीन्स उनको एक मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट तो अपने पास हमेशा मेंटेन करनी ही रखनी है, एक मिनिमम लेवल तक तो उनके पास होना ही चाहिए फंड्स और सिक्योरिटीज़। उसी के साथ साथ उनकी एक मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स को भी उनको पूरा करना है, ताकि वो रिस्क को मैनेज कर सके। एक आता है आपका ट्रेडिंग एंड एक्सपोजर लिमिट।
NSCCL imposes limits on turnover and exposures in relation to the base minimum capital और additional base capital of a member। अब हर एक मेंबर के ऊपर उसने कुछ लिमिट्स लगाई हैं उनके टर्नओवर के ऊपर, एक मिनिमम कैपिटल और एडिशनल बेस कैपिटल हर एक मेंबर को कितना मेंटेन रखना है, एक उसने लिमिट लगाई है NSCCL ने कि हर एक मेंबर को इतने फंड्स, इतने अमाउंट ऑफ फंड्स और सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज के पास या फिर NSCCL के पास उनके पास मेंटेन करके रखनी है। ट्रेडिंग एक्सपोजर लिमिट क्या होता है? NSCCL ने कुछ एक लिमिट्स लगाई हैं किसके ऊपर? फंड्स और सिक्योरिटीज़ के ऊपर, कि जो उसके मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को, उन क्लियरिंग मेंबर्स को उस मिनिमम फंड्स को और सिक्योरिटीज़ को एक लिमिट तक, एक लेवल तक किसके पास मेंटेन करके रखना है? एक्सचेंज के पास और NSCCL के पास। थर्ड आता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए NSCCL ने बहुत सारे मार्जिन्स रिक्वायरमेंट सेट किए हैं। ये मार्जिन्स को सेट क्यों किया गया है? जैसे हमने BSc में किए थे मार्जिन्स, इन मार्जिन्स को किस ट्रांजैक्शन में, किस ट्रेड में कितना रिस्क है उसके बेसिस पे उन्होंने मार्जिन सेट किए हैं। इन मार्जिन्स रिक्वायरमेंट को क्यों सेट किया जाता है? ताकि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सके। ट्रांजैक्शंस ट्रेडिंग करने की वजह से जो रिस्क होते हैं उनको मैनेज करने के लिए इन मार्जिन्स को सेट किया गया है। एक आता है आपका इंडेक्स बेस्ड सर्किट फिल्टर्स। इक्विटी में जब हम ट्रेडिंग करते हैं और जब हम डेरिवेटिव सेगमेंट्स पे जब ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो सर्किट ब्रेकर्स है, इन सर्किट ब्रेकर्स की हेल्प से हम इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट्स को क्या कर सकते हैं? आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दीज सर्किट ब्रेकर्स ब्रिंग अबाउट अ कोऑर्डिनेट ट्रेडिंग हॉल्ट इन ऑल द इक्विटी एंड इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट नेशन वाइड। इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये सर्किट फिल्टर्स लगाए गए हैं और ये सर्किट फिल्टर्स है वो 3 स्टेजेस पर लगाए जाते हैं, एक 10% पर, एक 15% पर और एक 20% पर। एक आता आपका सेटलमेंट गारंटी फंड। अब सेटलमेंट गारंटीड फंड में क्या होता है? एक फ़ंड क्रिएट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट गारंटीड फंड। मार्च एंड में, मार्च 2020 में, मार्च एंड में कितना ये फ़ंड बनाया गया था, क्रिएट किया गया था? 3149.13 करोड़ का अमाउंट का फ़ंड ये क्रिएट किया गया था। क्यों करते हैं इस फ़ंड को क्रिएट? ताकि हम रिस्क को रिड्यूस कर सकें। इस फंड में कंट्रीब्यूट कौन करता है? इसके मेंबर्स, NSC के जितने मेंबर्स होते हैं वो इस फंड में क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। इन केस अगर हमने जो उनके ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया या डिफ़ॉल्ट किया है तो इस फंड को यूज़ करके हम उन ऑब्लिगेशंस की, उन ट्रेडिंग की क्या करते हैं? सेटलमेंट करते हैं। उस फंड को हम बोलते हैं सेटलमेंट गारंटीड फंड। एक आता है आपका ऑनलाइन मॉनिटरिंग। अब NSCL ने क्या किया है? एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग है, सर्विलेंस सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें जो उसके मेंबर्स हैं, क्लियरिंग मेंबर्स हैं, उनकी वर्किंग को चेक किया जाए। और चेक हम किसके थ्रू करते हैं? इस सर्विलेंस सिस्टम के थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं? उनकी चेकिंग करते हैं कि क्या जो उनको ऑब्लिगेशंस दी गई हैं, क्या वो उन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे हैं, नहीं करे, या उनको जितनी मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करने के लिए कहा गया है उस मिनिमम कैपिटल को वो मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ये इस ऑनलाइन सर्विस मैकेनिज्म की वजह से, हेल्प से जो इसके मेंबर्स होते हैं वो क्या तैयार करते हैं? एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो किसको भेजी जाती है? NSC को भेजी जाती है, ताकि हम उनके अगेंस्ट एक्शंस ले सकें। तो उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन मॉनिटरिंग। और ये किस सिस्टम के थ्रू होती है? मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस सिस्टम के थ्रू। और इसमें किसको मॉनिटर किया जाता है? उसके मेंबर्स को। डेली बेसिस पर उन मेंबर्स की क्या होती है? चेकिंग होती है, उनकी रिपोर्टिंग होती है, उनके ऊपर चेक रखा जाता है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लास्ट आता है आपका इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन। इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन में क्या होता है कि हर साल जितने भी आपके ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, उन टोटल ट्रेडिंग मेंबर्स में से हर साल कम से कम 10% ट्रेडिंग मेंबर्स की क्या होती है? इंस्पेक्शन होती है, जिसमें वो ये चेक करते हैं कि जो रूल्स, बायलॉज, रेगुलेशंस उनके लिए बनाए गए हैं, क्या वो उन रूल्स, बायलॉज, रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे।
और ये अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई इरेगुलर एक्टिविटी निकलती है तो उनके अगेंस्ट क्या लिए जाते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं। तो ये है आपका रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स ऑफ NSE। तो यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म होता है, योर चैप्टर इज़ ओवर।